इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम अपने ग्रह के पूरे 5 अरब साल के इतिहास को खंगालने वाले हैं। हम उस समय के पैमाने को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब एक आग का धधकता हुआ गोला समय के साथ जीवन से भरे एक इतने खूबसूरत ग्रह में कैसे बदल गया। चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम पृथ्वी के अलग अलग युगों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे आग के गोले के जन्म से, फिर देखेंगे कि उल्का पिंड कैसे महासागर लेकर आए, उसके बाद माइक्रोब्स और ऑक्सीजन का निर्माण, फिर पूरी तरह से जमा हुआ स्नोबॉल अर्थ और आखिर में जीवन का जमीन पर आना। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आग के गोले का जन्म, कॉस्मिक डस्ट से लावे तक। आज से करीब 5 अरब साल पहले की बात है। हमारी पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं था। जी हाँ, चारों तरफ सिर्फ हमारा सूरज था और उसके आसपास घूमती हुई तारों की धूल यानी स्टारडस्ट। फिर गुरुत्वाकर्षण ने एक तरह के ब्रह्मांडीय गोंद या कहें कॉस्मिक ग्लू का काम किया। लाखों सालों तक इस ग्रेविटी ने अंतरिक्ष में मौजूद धूल और छोटे पत्थरों को एक साथ खींचना शुरू किया और धीरे धीरे मलबे के इस ढेर ने हमारी दुनिया को एक शुरुआती गोल आकार दे दिया। लेकिन ये शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, शुद्ध लावे, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक जहरीला गोला। उस वक्त कोई ठोस सतह नहीं थी। पूरी पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर बस उबल रही थी। फिर अंतरिक्ष में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी। हमारी इस नई नवेली पृथ्वी का एक और ग्रह के साथ बेहद जोरदार टकराव हुआ। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। समय के साथ ग्रेविटी ने इस मलबे को भी एक गोल आकार दे दिया, जो हमारा शुरुआती चांद बना। और हाँ, उस समय चांद हमारी पृथ्वी के बहुत ही करीब हुआ करता था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। उल्का पिंड लाए महासागर, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने उबलते हुए लावे से भरे ग्रह को अपना पानी कैसे मिला। निर्माण के करीब 600 मिलियन साल बाद पृथ्वी को अंतरिक्ष से एक लगातार और भारी बमबारी का सामना करना पड़ा। हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए अनगिनत उल्कापिंड पृथ्वी की ओर खींचे चले आए और इसकी सतह से टकराने लगे। मतलब आज हम जो पानी पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो असल में पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ था। ये अंतरिक्ष से आई एक डिलीवरी थी। इन उल्कापिंडों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें छिपी थीं। लाखों सालों तक यही उल्कापिंड गिरते रहे और इसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पानी ने धीरे धीरे 1200 डिग्री सेल्सियस की उस उबलती सतह को ठंडा करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल महासागर बने। यहाँ इन दोनों स्थितियों का अंतर देखना काफी दिलचस्प है। करीब 3 बिलियन वर्षों के लंबे समय में हमारा ग्रह एक बंजर लावे के गोले से बदलकर एक ऐसे जल संसार में तब्दील हो गया जहां ठोस होते हुए ज्वालामुखी द्वीप उभरने लगे थे। पृथ्वी का तापमान लगातार गिर रहा था। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा भाग, माइक्रोब्स और ऑक्सीजन का निर्माण, एक अदृश्य क्रांति। देखिए, सिर्फ पानी आ जाने से तो जीवन शुरू नहीं हो सकता था। इस शांत पड़े महासागर में कुछ रासायनिक हलचल की जरूरत थी। जब उल्कापिंड पानी में गिरे तो उन्होंने कई तरह के रसायन छोड़े। इन रसायनों के रिएक्शन से पानी में सबसे पहले एक कोशिकीय बैक्टीरिया का जन्म हुआ और फिर जब सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी तो इन छोटे जीवों ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर पृथ्वी की पहली ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर शुरुआती माइक्रोबियल जीवन का विकास नहीं होता तो आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं होता। इन सूक्ष्म जीवों ने सच में कमाल कर दिया। इन्होंने धीरे धीरे महासागरों और वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। इससे ग्रह के घूमने की गति धीमी होने लगी और जटिल जीवन पनपने के लिए पूरा मंच तैयार हो गया। लेकिन पृथ्वी की कहानी कोई सीधी रेखा में नहीं चलती। अब आता है चौथा भाग, जमा हुआ स्नोबॉल अर्थ, द ग्रेट डीप फ्रीज। पृथ्वी के कोर से निकलते लावे ने टेक्टोनिक प्लेटों को खिसकाना शुरू किया, जिससे अलग अलग महाद्वीप बनने लगे और इस हलचल से जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तापमान अचानक से 0 से लगभग 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। पूरी पृथ्वी पर बर्फ की एक विशाल 3 किलोमीटर मोटी सफ़ेद परत जम गई। इस सफ़ेद बर्फ ने सूरज की सारी गर्मी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दिया और पृथ्वी पूरी तरह से एक स्नोबॉल में बदल गई। अब सोचने वाली बात है,
जब पूरी पृथ्वी एक सफेद बर्फ का गोला बन चुकी थी और सूरज की गर्मी लगातार बर्फ से टकराकर वापस लौट रही थी, तो ये पूरी तरह से जमा हुआ ग्रह कभी वापस गर्म कैसे हुआ? इसका जवाब जमीन के बहुत नीचे छिपा था। पृथ्वी का गर्म कोर अभी भी धधक रहा था। इस गर्म कोर ने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों को जन्म दिया। इन ज्वालामुखियों ने उस मोटी बर्फ की परत को चीरकर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हवा में छोड़ दिया, और बस इसी से वातावरण फिर से गर्म होने लगा। बर्फ पिघलने की इस प्रक्रिया ने एक बहुत बड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, जिससे ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बढ़ गया। 540 मिलियन साल पहले जो गहरे समुद्र के बैक्टीरिया जमना से बच गए थे, वे अब तेजी से विकसित हुए। समुद्र में जीवन का एक अविश्वसनीय विस्फोट हुआ। स्पॉन्ज से लेकर ट्राइलोबाइट्स, महासागर के पहले शिकारी और 10,000 से भी ज्यादा समुद्री पौधों की प्रजातियों ने जन्म लिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जीवन का जमीन पर आना, सतह तक पहुंचना। समुद्र के अंदर तो एक बेहद जीवंत दुनिया बस चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी वीरान थी। कारण सूरज से आने वाला जानलेवा सोलर रेडिएशन। लेकिन प्रकृति के पास इसका भी इलाज था। समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन जब वायुमंडल में ऊपर उठी, तो उसने उस जानलेवा रेडिएशन के साथ प्रतिक्रिया की, और इसी से पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर का एक मोटा सुरक्षा कवच तैयार हो गया। एक बार जब ओजोन की इस ढाल के नीचे सब कुछ सुरक्षित हो गया, तो जीवन तेजी से जमीन की ओर बढ़ा। 375 मिलियन साल पहले जमीन पर पहले पौधे उगे, और फिर 15 मिलियन साल बाद कुछ मछलियों ने पैर जैसे पंख विकसित किए और हमेशा के लिए महासागर को छोड़कर जमीन पर आ गईं। यहीं से उभयचरों यानी एम्फिबियंस का योग शुरू हुआ। जमीन पर हुए इस क्रमिक विकास ने अंततः विशाल हरे भरे जंगलों का निर्माण किया और डायनासोर के उस अविश्वसनीय शासन का रास्ता खोला। हमारी पृथ्वी अब पूरी तरह से एक विशाल और निरंतर बदलते हुए जीवंत इकोसिस्टम में बदल चुकी थी। इस एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। प्रकृति का विकास या इवोल्यूशन आज भी उसी गति से जारी है, तो विकास की इस निरंतर दौड़ में अपने दूरस्थ भविष्य में पृथ्वी किन नए जीवन रूपों की गवाह बनेगी? आखिर आगे क्या होने वाला है?